गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि अपार्टमेंट या फ्लैट जो लोग खरीदना चाहते हैं वो किस किस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। मैं ज़्यादातर कंसंट्रेट करूँगा बेंगलोर सिटी के ऊपर, क्योंकि मैं जितना बड़े बड़े सिटी देखा हूँ इंडिया के अंदर, उसमें बेंगलोर ऐसे एक सिटी है जहाँ अपार्टमेंट खरीदना एक पॉजिटिव या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पर annum 6 to 7% मिल जाता है रेंट के हिसाब से। अगर आप अपना अपार्टमेंट को रेंट पे देते हैं तो पर annum 6 to 7% मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप अगर कंपेयर करेंगे बड़े बड़े अदर सिटी के जो इंडिया में है उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे, वहाँ पे 2-3% मिलता है। आप अपना इन्वेस्टमेंट देख लीजिए कितना पैसा आप लगाए हैं और उसके ऊपर आपको रेंट कितना मिलता है। उसको अगर कंपेयर करेंगे तो बेंगलोर में रेंटल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से 6 to 7% मतलब एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। अब उसके और भी एक रीजन है लोगों का अपार्टमेंट खरीदने का। जहाँ तक लैंड ओनर या अपार्टमेंट ओनर की बात है, बैंगलोर में ये लोग का कुछ अच्छा इमेज नहीं है। क्योंकि अगर आप अपार्टमेंट कोई रेंट पे ले रहे हो बैंगलोर में, ये लोग एक तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, लगभग 10 मंथ्स, 8 to 10 मंथ्स का जो रेंट आता है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिसाब से लेते हैं। उसके ऊपर जब आप घर छोड़ते हैं, आप 3 महीना में घर छोड़े या 1 साल में घर छोड़े, जो भी छोड़े, आपको 1 महीना का वो पैसा डिडक्ट करते हैं, क्योंकि वो पेंटिंग के लिए वो बोलते हैं हमारा घर का फिर से पेंटिंग करना होगा, तो उसके लिए 1 महीना का पैसा उसमें डिडक्ट करते हैं। सिर्फ उतना नहीं, ये भी देखा गया है कि जो नॉर्मल जो चीज़ें खराब होता है, जैसे आपका गीजर हो गया, टैप हो गया, बाथरूम का जो फिटिंग्स हो गया, ये नॉर्मल यूज में थोड़ा बहुत घिसता रहता है। उसके लिए भी ये लोग क्या करते हैं, मन मर्जी अपना 8,000 10,000 काट लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है बेंगलोर में कि घर को रेंट पे लेना, हमेशा उन लोगों के साथ झगड़ते रहना, ये सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और खास करके जब ये आईटी फील्ड के काफी लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि एक अपार्टमेंट खरीद ले। यहाँ पर अपार्टमेंट खरीदना एक कंपैरेटिवली थोड़ा कम पैसा में मिल जाता है। आप अगर कोई सेकंड हैंड अपार्टमेंट या जो भी पुराना अपार्टमेंट अगर खरीदना चाहे, यहाँ पे इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज यहाँ पे कम पैसा में मिलता है। उसके वजह से और ये क्यों कम पैसा में मिलता है वो भी एक रीजन आपको बता दूं। बेंगलोर में अपार्टमेंट तो बहुत बन रहा है, लेकिन जो घर बनाने का जो दो मेन चीज है, वो एक है सैंड, बालू, और एक है पानी। ये दोनों का कमी है यहाँ पे। तो पानी तो हार्ड वाटर है यहाँ का, जहाँ भी जाएंगे उधर हार्ड वाटर है, मिलता नहीं, लोग टैंकर से पानी मंगा के यूज करते, वो भी हार्ड वाटर है। और उसके बाद बालू, मतलब यहाँ कावेरी रिवर जो है काफी दूर है, उस तरह का बालू यहाँ पे मिलता नहीं, जिसके वजह से जो क्रशर का जो डस्ट है, काला काला डस्ट है, उससे ही घर बनता है। तो यहाँ पे देखा गया कि 20 साल का घर हो गया तो लोग सोचते हैं कि पुराना हो गया, जबकि 20 साल का घर तो कुछ भी नहीं है। घर तो कम से कम 50-60 साल तक, तो 40 साल तक तो आराम से रहता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दोनों जो बालू और पानी का जो प्रॉब्लम है, उसके वजह से जल्दी से जल्दी क्रैक आता रहता है बिल्डिंग्स में। फिर भी उसका मेंटेनेंस होता रहता है, 30 40 50 साल तक घर चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं लोग, लोग क्या करते हैं कि अपार्टमेंट खरीदने का सोचते हैं।
तो आज हम लोग बात करेंगे कि बेंगलोर सिटी में अगर आप अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो क्या क्या चीज के ऊपर आप ध्यान देंगे। जो आप लोग तो प्राइमा फेसिया जितना इंक्वायरी किए होंगे, आप जानते होंगे कि बेंगलोर का दो मेन डिवीजन है, एक है बीबीएमपी और एक है बीएमसी। बीबीएमपी के अंदर जितना भी आपका बिल्डिंग या प्लॉट है, उसको ए और बी दो टाइप का खाता में डिवाइड किया हुआ है। कुछ बिल्डिंग को ए खाता बोलते हैं मतलब क्या, वो अकॉर्डिंग टू रूल बनाया गया है। उसमें स्पेस रखा गया है चारों तरफ, जितना 1 मीटर या 2 मीटर का। फिर उसके बाद बाकी नॉर्म्स उसका मेंटेन किया हुआ है। और बी खाता में डेविएशन हुआ है। बी खाता में क्या हुआ है, मान लो 4 फ्लोर का परमिशन लिए होंगे और 1 फ्लोर बढ़ा दिया, या साइड में स्पेस नहीं छोड़ा, इस तरह का जो बिल्डिंग है वो बी खाता है। लेकिन आप अगर बेंगलोर का जो क्राउडेड एरिया है उसमें अगर देखेंगे, ज्यादातर जो प्लॉट है वो तो ए खाता है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो बी खाता है। नॉर्मली ये देखा गया है, मैं बोल रहा हूँ 90% केस का। बाकी 10% क्या हुआ है, वो दोनों बिल्डिंग और प्लॉट दोनों एक आता है। लेकिन 90% केस में यही है कि बिल्डिंग जो है वो बी खाता है और प्लॉट जो है ए खाता है। अब ये रहा खाता। बाकी जो पंचायती एरिया, आप जैसे उधर एयरपोर्ट के तरफ जाएंगे या शारजापुर का और एक्सट्रीम जाएंगे, नॉर्थ में हुआ या साउथ, जहां पे भी आप थोड़ा एक्सट्रीम आप आउटर पे जाएंगे, तो बेंगलुरु का जो सेंट्रल है वो शिवाजी नगर या अलसूर यही एरिया है। वहां से आप देख लीजिए कितना दूरी पे आप जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा दूर गए तो वहां पे पंचायत एरिया आता है। पंचायती प्लॉटिंग होता है। पंचायती प्लॉटिंग के ऊपर डायरेक्ट आजकल ई खाता बनता है, इलेक्ट्रॉनिक खाता, जिसके ऊपर कोई ज्यादा तामझाम अभी तक नहीं हुआ है। वो पंचायत से परमिशन लेके अपार्टमेंट वगैरह वो खरीदते रहते हैं। ये हो गया टेक्निकल चीजें, जो आप लोग थोड़ा बहुत अभी तक रिसर्च कर लिए होंगे। तो पहला चीज तो ये टेक्निकल जो है, ए खाता बी खाता, वो आप देख लीजिए। वैसे बी खाता जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं नहीं मानता, क्योंकि जितने बड़े बड़े सिटी में जाएंगे उधर सब यही डेविएशन चलता रहता है। कोई 3 मंजिल का परमिशन लिया है, वो 4 मंजिल बना दिया, 5 मंजिल बना दिया। वो फिर क्या होता है, बीच बीच में म्युनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन के तरफ से एक आता है, जिसके वजह से लोग थोड़ा फाइन वगैरह दे के उसको रेगुलराइज कर लेते हैं। तो आप पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे आप कहाँ लेंगे अपार्टमेंट। आपका लोकेशन पहले फिक्स कीजिए। बैंगलोर का हर जगह डेवलप कर रहा है। ये कोई सोचने की बात नहीं है कि यहाँ पे अच्छा है, ज्यादा पैसा हो जाएगा बाद में। हर एक जगह डेवलप कर रहा है। आपका जो वर्क प्लेस है या ऑफिस है, उसके कितना डिस्टेंस में आप लेंगे वो सोचिए। और अगर आपके पास साधन है जाने आने का, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर का तो बात ना करे, अच्छा है, क्योंकि इतना रश है यहाँ पे बेंगलोर, क्राउड ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है। फिर भी ये अलग टॉपिक है। आपके पास अगर साधन है आने जाने का, तो आप थोड़ा इधर उधर का देख सकते हैं। नहीं तो आप मेट्रो लाइन के आसपास थोड़ा सोचिए कि कैसे अपार्टमेंट ले सकते हैं। और जहां तक 10-15 साल का पुराना हो गया अपार्टमेंट, इसमें कोई ज्यादा बुराई नहीं है, अच्छा है। मैं तो बोलूंगा आजकल जो बन रहा है उससे तो कुछ कुछ चीज में वो पुराना 10-15 साल का जो अपार्टमेंट है वो अच्छा ही है। अब ये हो गया लोकेशन की बात। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा जो मेन टॉपिक है, आप जब कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो पहले देखिए उसका सोसाइटी। अब देखिए अपार्टमेंट मतलब कई सारे फ्लैट्स होगा उसमें,
20-25 से लेकर 100, 200, 500 तक प्लाट रहता है। अब उसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। कल को अगर उसका पेंटिंग का इशू आया, मेंटेनेंस का आया, क्लीनिंग का आया, कुछ भी आया, तो आप अकेले चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट चीज ये देखना चाहिए कि उसमें सोसाइटी है तो किस ढंग से है। और खास करके मैं बोलता हूँ जो एक एक बिल्डिंग में खड़ा हुआ है अपार्टमेंट, जैसे जहाँ पे 20-25 प्लाट है, वहां पे तो आप जरूर देखिए उनका कोई ऑफिस है भी या नहीं, उनका कोई मेंबर वो इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो वो है या नहीं, उनका बुक कीपिंग लॉग बुक मेंटेन करते या नहीं, इनवॉइस रजिस्टर है या नहीं, ये सब चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो कल को पता चलेगा ये सब फार्स चल रहा है, दो तीन लोग मिल के मिल बांट के कुछ कर रहे हैं, और वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ वो देखते हैं कि कैसे पैसा आए। वो काफी दिक्कत आपको आ जाएगा। और खास करके जो बिल्डिंग में आप समझ लो 20-25 अपार्टमेंट है, 20-25 में से मान लो आप देख रहे हो कि 12-15 रेंट पे गया हुआ है, कोई बैचलर रहते हैं या जो भी रहते हैं, उसको थोड़ा गौर से देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाउट्स रहता है, ये लोग सोसाइटी कैसे चलाते हैं, कौन चलाता है, मॉनिटरी जो चीज है उसको कौन देखता है। कुल मिला के फर्स्ट चीज तो ये आप देखिए उसका सोसाइटी फॉर्मेशन का कैसे है, क्या होता है। नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ आ जाएगा, आप चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अपार्टमेंट में कुछ भी हुआ, उसमें कोई जिम्मेदारी तो अलग बात है, वो सब इधर उधर का बात करेंगे, अगर आप पिन पॉइंट करोगे भी आपको ही ब्लेम करते रहेंगे। तो पहला चीज तो हो गया, आप सोसाइटी को देखो, उससे आपका, मैं तो बोलता 50% पीस लेवल जो है वो आगे सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि देखो जब कोई अपार्टमेंट बेचता है वो तो कलर वलर करके बेच देता है, आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा उसमें क्या डिफेक्ट है नहीं है। लेकिन आप कम से कम दो चीज को देखो, एक तो ये है कि आपका जो फ्लैट है उसका रूफ के तरफ थोड़ा नजर डालो, रूफ को थोड़ा माइनरली देखो, वॉशरूम एरिया हो गया, किचन हो गया, बालकनी हो गया, ये सब एरिया में रूफ का क्या कंडीशन है। उसमें अगर आपको लगता है कि भाई फपड़ी निकला है, फपड़ी मतलब एक एक जैसे निकला हुआ है, पेंट निकला हुआ है, तो इसका मतलब आपका ऊपर वाला जो फ्लैट है वहां पे कहीं पे सीपेज लीकेज है, वाटर लीकेज है, वो एक इश्यू है, बड़ा इश्यू है, आपको आगे चल के वो प्रॉब्लम आएगा। उसी तरह आप देखिए आपका नीचे वाला जो अपार्टमेंट या फ्लैट है उसका भी जाके थोड़ा रूफ चेक कर लीजिए। उससे क्या पता चलेगा कि आपका जो अपना अपार्टमेंट है या फ्लैट है उसमें भी लीकेज हो सकता है, जो लीकेज नीचे जा रहा है। तो ये जो वाटर लीकेज है ना, ये बहुत ही बड़ा इशू है। खास करके जो 15-20 साल का पुराना वाला बिल्डिंग है, उसमें क्या होता था कि सब जीआई फिटिंग्स लगा हुआ है, जीआई पाइप का फिटिंग्स जो है सैनिटरी में यूज हुआ है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे रॉस्ट होके वो खराब होता है, उससे सीपेज आता है। और आजकल तो क्या यूपीवीसी सीपीवीसी ये सब आ गया, पीवीसी आ गया, तो जिसके वजह से वो थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन जो पुराना थोड़ा 12-15 साल का बिल्डिंग है उसमें ये प्रॉब्लम आएगा। और ये प्रॉब्लम का क्या होता है, जहाँ ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब बिल्डिंग बना, जो कॉन्ट्रैक्टर बना है वो तो अच्छे से बना दिया, लेकिन बाद में ये जो मेंटेनेंस का काम होता है ना, ये वॉचमैन करता है। आपका जो अपार्टमेंट का जो वॉचमैन है वो ऑल इन ऑल है, उसके पास एक दो आदमी है, वही लोग करते हैं, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कैसे घर बनाते हैं या मेंटेनेंस का काम कैसे करते हैं। उनको वाटर प्रूफिंग का एबीसीडी कुछ पता नहीं है, वो बोलेंगे चलो व्हाइट सीमेंट मार दो। अब व्हाइट सीमेंट क्या है, फिर वो डॉक्टर फिक्सिट वाला तो सुसाइड कर देगा। खैर वो एक
टेक्निकल इशू है जो आप अगर इस तरह कुछ पपड़ी टाइप का देखते हैं रूप में, तो आप थोड़ा कॉशियस हो जाइए और टेक्निकल पर्सन को थोड़ा आपका फ्रेंड सर्कल में हो या कोई भी हो उसको बुला के थोड़ा दिखाइए कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा हो सकता है। तो ये हो गया दोनों चीज आपको बताया मैं रूफ का। आपका ऊपर वाला रूफ देखिए प्लस आपका नीचे वाला फ्लैट का जाके रूफ देखिए, तो उससे आपका जो अपना फ्लैट है वो थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि देखो आप मान लो कल को ऊपर वाला फ्लैट में वो रिपेयरिंग किया, आजकल तो रिपेयरिंग में पहला चीज है धड़ 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 करके वाइब्रेटर लगाओ। तो जितना पुराना छत होगा तो उसमें फिर वाइब्रेटर लगे, फिर क्रैक आएगा, फिर प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह आप ये दोनों रूफ को थोड़ा चेक कर लीजिए। वो हो गया सेकंड पॉइंट है आपका। तीसरा है कि जैसे मैं बार बार ये पिछले बार भी एक वीडियो डाला हुआ है कि वास्तु को लेकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रहते हैं, रहने का बाद हम लोगों को बुलाते हैं, जैसे मैं भी कई बार गया हूँ देखा हूँ, लेकिन बोलूँ तो क्या बोलूँ। आप भाई रह चुके हैं, खरीद चुके हैं, तो आपका वास्तु अभी देखने का कोई खास मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि भाई ये बेड को यहाँ से खिसका दो उधर, इस तरफ फेस करो, गेस्ट आएंगे तो उस तरफ फेस करो, सोफा इधर लगा दो। ये हम इंटीरियर डीजे जो कहाँ पे सामान रखेंगे उसका बता सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज है, जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग रहता है, उसमें जब घर बनता है तभी जाके वास्तु का काम होता है। घर बनने का बाद वास्तु का 80% काम खत्म हो जाता है। आपको अगर मैं बोलता हूँ कि आपका बेड को इधर से उधर शिफ्ट करो, तो तब आपका हेड के पोर्शन में विंडो आ जाएगा। तो क्या करोगे? तो विंडो तो हमेशा के लिए फिर बंद हो गया। तो इस तरह वास्तु रिलेटेड जो चीज है, अगर आप लोग मानते हो, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, अगर मानते हो तो मेरा ये कहना है कि आप पहले देख लो, घर खरीदने से पहले ये चीज को आप देख लो। तभी क्या होगा कि आपको एक शांति रहेगा कि कम से कम ठीक तो देख के लिए है। वास्तु देखो, अपार्टमेंट में आप 100% वास्तु आपको मिलेगा नहीं। 100% वास्तु के हिसाब से आपको ये चीज मिलेगा नहीं। लेकिन जितना हो सकता है थोड़ा बहुत तो उसका कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया तीसरा चीज जो वास्तु के बारे में बताया। आप पहले देख लो, अगर आप वास्तु को मानते हो तो उस हिसाब से आप डिसाइड करो ये वास्तु रिलेटेड जो भी चीजें है वो ठीक है या नहीं। और बाकी बहुत सारे चीजें हैं, आप वाटर लगिंग देखोगे, वहाँ का रोड कम्युनिकेशन देखोगे, बहुत सारे चीज तो आप देखोगे, नेचुरल चीजें। पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बैंगलोर में। यहाँ पे एक तो हार्ड वाटर है ही, लेकिन ये जो हार्ड वाटर है वो भी टैंकर से जो पानी आता है, कुछ कुछ एरिया में आपका 500 रुपीज पर टैंकर वो चार्ज करते हैं, और कुछ कुछ एरिया 4,000 रुपया तक चला जाता है। 4,000 रुपया एक टैंकर, आज के तारीख की बात करता हूँ। तो इतना वेरिएशन है प्राइस में। अब आप सोचो, अगर ये चीज आप पहले से नहीं देखोगे तो आपका तो अननेसरी मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। तो पानी का देख लो, कावेरी वाटर जो आता है, कावेरी वाटर सही में आता है ना नहीं, सिर्फ कनेक्शन डाल के रखा गया है, वो भी है। तो पानी का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, ये सब चीज तो आप देखोगे। उसके साथ साथ जो मैं दो तीन पॉइंट बोला वो चीज आप ध्यान रखेंगे। आखिरी में एक चीज आपको बता दूं, एक थंब रूल जो मैं खुद देखा हूँ यहाँ बैंगलोर में। प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि अगर आप नया बिल्डिंग लेते हो, चलो उसमें 2-4%, 5% तक आप काट कूट के बिल्डर के साथ बात करके वो चीज आप ले लोगे। लेकिन जहां तक इसकी बात है, आप कोई पुराना मान लो 10-15 साल का बिल्डिंग ले रहे हो, तो वहां पे आप नया जगह है तो आप प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? एक थंब रूल मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी कोई बिल्डिंग देखते हो, उसका अपार्टमेंट देखते हो,
वहां पे देखो कि वो कितना पैसा रेंट पे गया है, रेंट प्लस मेंटेनेंस, ये दोनों चीज आप देख लो। मान लो फॉर एग्जांपल आपका रेंट उधर गया है 20,000 रुपया पर मंथ, तो 20,000 हो गया और 5,000 हो गया मेंटेनेंस मान लो, तो 25,000 हो गया। तो आपका वो बॉटम लाइन वो अपार्टमेंट का प्राइस आएगा 50 लाख। बस 20 में डिवाइड कर, सॉरी 20 में मल्टीप्लाई कर दो। आपका जो रेंट आया प्लस मेंटेनेंस, 20 + 5 मान लो 25,000, तो उसको 20 में मल्टीप्लाई कर दो, 50 लाख। तो वो अपार्टमेंट का बॉटम लाइन प्राइस रहेगा 50 लाख। अब यहाँ पे आप क्या होता है, जरूरत के हिसाब से लैंड ओनर से बात करके 2-4 लाख रुपया का इधर उधर करके आप डील कर सकते हो। चलो आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।